बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स न्यू सिलेबस के चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को समझेंगे। और स्टूडेंट्स, मैं आपको वाइट बोर्ड के ऊपर हर शॉर्ट क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करके दिखाऊंगा जिस तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम में लिखा जाता है, प्रॉपर हेडिंग्स के साथ। और एक शॉर्ट क्वेश्चन में फुल मार्क्स लेने के लिए जितना मटेरियल रिक्वायर होता है उतना मटेरियल भी हम लिखेंगे। तो अगर आप लोग शॉर्ट क्वेश्चंस में फुल मार्क्स लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को फुल स्क्रीन में कर लें और सेटिंग्स में जाकर वीडियो की क्वालिटी को फुल हाईएस्ट सेलेक्ट कर लें ताकि आपको वाइट बोर्ड पर लिखा हुआ बिल्कुल क्लियर नज़र आए। पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर पूछता है कि हाउ डज अ मूविंग कंडक्टर लाइक एन एरोप्लेन एक्वायर्स चार्जेस एज इट फ्लाइज थ्रू द एयर। यानी जब भी कोई कंडक्टर जिस तरीके से एरोप्लेन है, आप जानते हैं एरोप्लेन की जो बॉडी है वो मेटल की बनी होती है, सिल्वर या एल्यूमिनियम की। तो मेटल जो है वो कंडक्टर है। तो जब एरोप्लेन जब एयर के अंदर मूव करता है, फ्लाई करता है, तो उसकी जो बॉडी है उसके अंदर चार्जेस जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, वो चार्जेस क्यों एक्वायर करता है? जब एरोप्लेन एयर के अंदर मूव करेगा तो उसकी बॉडीज़ के ऊपर चार्जेस क्यों जमा होते हैं, ये हमने बताना है। डिस्क्राइब ब्रीफली, और इसको एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर बात ये है कि जब एरोप्लेन फ़िज़ा के अंदर मूव करता है, हरकत करता है, तो एयर के अंदर आप जानते हैं एयर के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और डस्ट पार्टिकल्स मौजूद हैं, वाटर के वेपर्स मौजूद हैं। तो ये जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर्स हैं, इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब एरोप्लेन इसी एयर के अंदर मूव करेगा तो एरोप्लेन जो है आप जानते हैं वो कोलाइड करेगा एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ, डस्ट पार्टिकल्स के साथ, वाटर वेपर्स के साथ। तो जब कोलाइड करेगा तो फ्रिक्शन जनरेट होगी। इसी फ्रिक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफ़र होंगे उस एयर मॉलिक्यूल्स, डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर से एरोप्लेन की बॉडी के ऊपर। तो देखें, जो फ्रिक्शन होती है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र का बाइस बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह आपके पास लेट करें एक बैलून है, बैलून को जब आप अपने हेयर्स के साथ रब करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से जो बैलून की सरफेस है उसके ऊपर चार्ज आ जाते हैं। इसी तरह लेट करें आपके पास एक प्लास्टिक का स्केल है, तो प्लास्टिक के स्केल को जब आप अपने कपड़ों के साथ रब करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से जो प्लास्टिक का स्केल है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। और उसी प्लास्टिक के स्केल के साथ आप कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास अगर लेके जाएं उस स्केल को, तो वो उन टुकड़ों को अट्रैक्ट करता है चार्जेस की वजह से। तो इसको हम बोलते हैं स्टैटिक चार्ज। तो फ्रिक्शन के ज़रिए हमारे पास जो चार्जेस हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। तो एरोप्लेन के साथ भी यही होता है कि एरोप्लेन जब एयर के मॉलिक्यूल्स, डस्ट पार्टिकल्स के साथ मूव करता हुआ टकराता है तो फ्रिक्शन की वजह से जो चार्जेस हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एयर के मॉलिक्यूल से इसकी एरोप्लेन की बॉडी के ऊपर आ जाते हैं और इसकी बॉडी के ऊपर चार्जेस जो हैं वो जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो ये काम किसकी वजह से हो रहा है? फ्रिक्शन की वजह से। तो हमने उसको रीज़न ही बतानी है कि ऐसा क्यों होता है, हाउ डज़, तो ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है चार्जिंग ऑफ एरोप्लेन, कि एरोप्लेन की बॉडी के ऊपर चार्ज क्यों जमा होते हैं, हेडिंग देना ज़रूरी है। इसके बाद हम उसको शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे कि मूविंग कंडक्टर, हम उसी की स्टेटमेंट को रिपीट करेंगे। अ मूविंग कंडक्टर लाइक एन एरोप्लेन एक्वायर चार्जेस। ठीक है, ये मैंने इसी से लाइन ली है, क्वेश्चन की लाइन रिपीट की है कि एक मूविंग कंडक्टर जिस तरीके से एरोप्लेन है वो चार्जेस को एक्वायर करता है ड्यू टू फ्रिक्शन विद एयर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यही मैंने आपको बताया, एयर मॉलिक्यूल्स की फ्रिक्शन की वजह से। एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देते हैं, इसके 4 पॉइंट्स हैं, चारों पॉइंट्स पढ़ते हैं। When an aeroplane flies through air, जब एरोप्लेन एयर के अंदर मूव करता है, फ्लाई करता है, it gets friction with air molecules, dust and ice particles, या वाटर वेपर्स भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, एयर के अंदर एयर मॉलिक्यूल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर्स हैं, तो उनके साथ टकराएगा, फ्रिक्शन आएगी। तो इट गेट्स फ्रिक्शन विद एयर मॉलिक्यूल्स, डस्ट एंड आइस पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एयर मॉलिक्यूल्स, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर्स मौजूद हैं। तो जब एरोप्लेन हमारी इस एटमॉस्फेयर में से गुजरेगा तो इन मॉलिक्यूल्स के साथ टकराएगा, फ्रिक्शन
जो है वो जनरेट होगी। दिस फ्रिक्शन कॉजेज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एरोप्लेन एंड द पार्टिकल्स इट इनकाउंटर्स। तो यानी यही जो फ्रिक्शन है ये इलेक्ट्रॉन्स के तबादले का, ट्रांसफर का बायस होती है। अब इलेक्ट्रॉन्स किस में ट्रांसफर हो गए? एरोप्लेन और पार्टिकल जिनके साथ ये टकरा रहा है इनके साथ। तो अब इससे क्या होगा? सो अ स्टैटिक चार्ज इज बिल्ड अप ऑन द सरफेस ऑफ एरोप्लेन। तो एरोप्लेन की सरफेस के ऊपर चार्जेस अक्वायर होना स्टार्ट हो जाएंगे और इस अमल को, इस इफेक्ट को बोलते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये फ्रिक्शन को ही बोलते हैं। तो फ्रिक्शन की वजह से जो है एरोप्लेन की बॉडी के ऊपर चार्जेस जमा होते हैं और इसके बाद दीज चार्जेस या दिस चार्ज या दीज चार्जेस इज रिमूव्ड बाय ग्राउंडिंग व्हेन द एरोप्लेन लैंड्स। जब एरोप्लेन लैंड करता है तो फिर इन चार्जेस को ग्राउंड के अंदर जो है ट्रांसफर किया जाता है ताकि एरोप्लेन की बॉडी के ऊपर वो चार्जेस ना रहें। तो स्टूडेंट्स ये था इसका आंसर। सबसे पहले आप हेडिंग दें, वन लाइन के अंदर उसको आंसर दें, उसकी वजह बता दें, उसके बाद उस रीज़न को आप एक्सप्लेन कर दें, ये 4 पॉइंट्स आप लिख दें। तो उम्मीद करता हूँ कि पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसमें कहता है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों को डिफाइन करना है। तो हम हेडिंग देते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की। पहले हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डेफिनेशन लिखेंगे। अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है तो आपको मैं बता दूं कि एक हमारे पास लेट करें ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास चार्ज है। तो चार्ज के इर्द गिर्द वो जगह जहाँ पे ये दूसरे चार्जेस के ऊपर फोर्स लगा सकता है, अट्रैक्शन की या रिपल्शन की, उस जगह को हम, उस रीजन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस तरह ज़मीन के गिर्द वो जगह जहाँ पे ज़मीन दूसरी बॉडीज़ को अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, जिसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड का नाम देते हैं, इस तरह मैग्नेट के गिर्द भी जगह होती है, रीजन होता है, स्पेस होती है जहाँ पे वो दूसरी चीज़ों के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारे पास इस चार्ज की जो जगह है इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। अब लेट करें इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम कोई और चार्ज लेके आते हैं। ये मैं एक चार्ज लेके आया हूँ जिसको मैं Q से शो करता हूँ। तो ये चार्ज क्या करेगा? इसके ऊपर इस तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है, फोर्स लगाएगा इस चार्ज के ऊपर। तो ये जो फोर्स लगी है इस चार्ज के ऊपर, जब इस चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आए तो इसी को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का। अगर इस चार्ज को मैं इसके ज़्यादा पास लेके आऊँगा, चूँकि यहाँ पे इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा है, तो इसके ऊपर फोर्स भी ज़्यादा लगेगी, ठीक है। अगर इस चार्ज को मैं नज़दीक लेके आऊँगा तो इसके ऊपर फोर्स ज़्यादा लगेगी। जैसे जैसे चार्ज से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे फोर्स डिक्रीज़ होती जाएगी। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इसे ही कहते हैं, किसी चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। ज़्यादा फोर्स लग रही है तो मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा है, कम फोर्स लग रही है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम है। तो सिंपल वर्ड्स में हम इसको लिख सकते हैं, फोर्स ओवर चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड को ही कहते हैं। डेफिनेशन क्या है? द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज था, एक पॉजिटिव चार्ज था, इसने जो फोर्स एक्सपीरियंस की, इसके ऊपर जो फोर्स लगी, कब लगी? प्लेस्ड एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हमने इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आए तब इसके ऊपर फोर्स लगी। लेट करें ये वाला चार्ज अगर इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है, तो ये चार्ज उसको कुछ कहेगा नहीं, फोर्स लगेगी ही नहीं। तो किसी भी चार्ज, इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगी जब हमने इस चार्ज को प्लेस किया, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस किया, तो इसको हम नाम देते हैं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। फॉर्मूला क्या है? फोर्स ओवर चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फार्मूला की हेडिंग दे लें, फार्मूला भी लिख दें और यूनिट आप बता दें। फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का यूनिट कोलम्ब, तो इट्स एस आई यूनिट इज न्यूटन पर कोलम। तो ये थी इसकी डेफिनेशन, सिंपल सा फार्मूला। आपने यूनिट भी लिख दिया, उसने सिंपल डेफिनेशन पूछी है लेकिन हमने डेफिनेशन के साथ साथ फार्मूला और यूनिट भी लिख दिया है। कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखते होते हैं, इससे आपको ही फ़ायदा होगा। इसके बाद हमने डिफ़ाइन करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हेडिंग दे लेते हैं और इसकी डेफिनेशन की हेडिंग दे लें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, अब इसको समझते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इसी डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ,
लेट करें मेरे पास ये चार्ज यहाँ पे पड़ा है, ये वाला जो चार्ज है ना इसको मैं यहाँ पे ले आया, तो अब यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है इसकी, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर पड़ा है, तो इसलिए इसको बोलेंगे ये इन्फिनिटी पर मौजूद है, इन्फिनिटी। अच्छा, इन्फिनिटी वो होती है जहाँ पे फील्ड ज़ीरो हो। आपने एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में, वहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी तक लेके जाते हैं, यानी इन्फिनिटी वो पॉइंट ग्रेविटेशनल फील्ड के लिहाज से जहाँ पे ग्रेविटी ज़ीरो हो जाए उस पॉइंट को इन्फिनिटी बोलते हैं। इसी तरह वो पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाए वो भी इन्फिनिटी होगा। तो ये जो चार्ज है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिहाज से ये बाहर है, यानी इसके लिहाज से ये इन्फिनिटी पर मौजूद है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर पहुँच नहीं रही, इसकी तो यहाँ तक है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर चला गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो गई, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इन्फिनिटी। ओके, तो अब इस चार्ज को ना हमने इस इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आना है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये वाला जो पॉइंट है ना यहाँ तक लेके आना है, तो ये खुद नहीं आएगा, हमें इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। यानी इस चार्ज को अगर हमने यहाँ से यहाँ तक लेके आना हो तो ये चार्ज क्यू है, ये खुद नहीं आएगा, हमें इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। जिस तरह ये बोर्ड मार्कर है ना ऊपर खुद नहीं जाएगा, मुझे वर्क करना पड़ेगा इसको ऊपर ले जाने में। तो इस तरह इस चार्ज को भी इस पॉइंट से इन्फिनिटी से इस पॉइंट इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले जाने में हमें वर्क करना पड़ेगा, और वो जो वर्क करना पड़ेगा इस चार्ज के ऊपर उसी को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। डेफिनेशन पढ़ते हैं, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करते हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, आपने जो वर्क किया, ठीक है, वर्क किया किसके, इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक चार्ज को लाने में आपने वर्क किया, किस के क्या करने में, एक चार्ज को ले जाने में, कहाँ से कहाँ तक ले जाना है, फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से टू द पॉइंट, एक पॉइंट तक, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, कीपिंग इट इन इक्विलिब्रियम, और आपने इसको इक्विलिब्रियम के अंदर लेके जाना है, यानी आपने इसको कांस्टेंट स्पीड के साथ लेके जाना है, ये बात है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, वर्क जो आपने किया चार्ज के ऊपर, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये देखें, फोर्स ओवर चार्ज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, वर्क ओवर चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यूनिट क्या बनेगा, वर्क यूनिट जाउल, चार्ज का कॉलम तो जाउल पर कॉलम, और इसको वोल्ट भी पढ़ते हैं। तो यूनिट की हेडिंग दे लें, इट्स एसआई यूनिट इज वोल्ट विच इज इक्वल टू जाउल पर कॉलम। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, डेफिनेशन साथ फार्मूला। फार्मूला लिखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि डेफिनेशन जो है वो फार्मूले से ही एक्सप्लेन हो रही है। फोर्स जो है एक्सपीरियंस हुई चार्ज के ऊपर, तो फोर्स ओवर चार्ज आपको लिखना पड़ेगा। जब फार्मूला लिख लिया तो छोटी सी लाइन में आप इसका यूनिट भी लिख दें इस तरह। ये एक आप और हेडिंग दे सकते हैं, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो है डायरेक्शन होती है, जिस तरफ फोर्स लग रही है उस तरफ डायरेक्शन होगी। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी, अगर आप एक इसके अंदर एक और पॉइंट ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पहले दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं और उसको भी समझते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, तो इसको मैं आपको दो मेथड से सॉल्व कराऊंगा। आपको जौन सा मेथड आसान लगेगा आप उस तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिएगा पेपर में। तो आइए इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो लिखता है कि अ बैटरी इज़ रेटेड एज 100 एम्पेयर आवर, एक बैटरी जो है उसके ऊपर रेटिंग 100 एम्पेयर आवर की लिखी हुई है। तो हाउ मच चार्ज कैन दिस बैटरी सप्लाई, तो ये बैटरी कितना चार्ज सप्लाई करेगी ये हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम हेडिंग देते हैं गिवन डाटा की। तो यहाँ पर हमें उसने दो चीज़ें दी हैं, वैल्यू तो एक है लेकिन उसके अंदर दो चीज़ें हैं। सबसे पहले हमारे पास करंट दिया गया है। आप जानते हैं करंट को हम कैपिटल आई के साथ शो करते हैं, करंट का जो सिंबल है वो कैपिटल आई है, और करंट है 100 एम्पेयर, ठीक है। तो करंट की वैल्यू हम लिख लेते हैं 100 एम्पेयर, और साथ देखें साथ लगा हुआ है आवर, एम्पेयर आवर, ये उसने दिया भी हुआ है। तो हमारे पास टाइम भी दिया हुआ है इसके साथ ही, और टाइम हमारे पास है 1 आवर यानी कि 1 घंटा। तो टाइम को हम स्मॉल टी से शो करेंगे, और ये हमारे पास है जी 1 आवर।
अब आप जानते हैं कि जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम एसआई यूनिट ही पुट करते हैं, यानी टाइम का जो एसआई यूनिट है वो सेकंड होता है, तो लिहाजा हमें इस टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो t इज़ इक्वल टू, आप जानते हैं कि 1 घंटे के अंदर 3600 सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, गिवन डाटा के अंदर से हमें ये दो चीज़ें दी गई हैं, करंट की वैल्यू और टाइम की वैल्यू, ये हमने यहाँ पर लिख ली हैं। और उसने पूछा है कि हाउ मच चार्ज, यानी आपने वैल्यू ऑफ चार्ज फाइंड करना है और चार्ज का सिंबल Q होता है और इसे हमने फाइंड करना है। अब गिवन डाटा हमने लिख लिया, टू फाइंड की हेडिंग दे के जो हमने फाइंड करना है उसको मेंशन कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन की हेडिंग दे लीजिए। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि चार्ज यानी कि Q इक्वल होता है करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो सिंपल सी बात है, आप जानते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, यानी करंट होता है चार्ज ओवर टाइम। I इज इक्वल टू Q ओवर T होता है। अब क्योंकि हमने करंट नहीं फाइंड करना, हमने फाइंड करने हैं चार्ज, तो चार्ज इक्वल होगा करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। यानी मैं यहाँ पे हिंट दे लेता हूँ, हम जानते हैं कि करंट होता है चार्ज ओवर टाइम। तो अगर आप इस टाइम को उधर मल्टीप्लाई कर दें तो Q इज इक्वल टू IT बनेगा। जिस चीज़ को हमने फाइंड करना है वो ऑलरेडी सेपरेट करके हमने लिख ली। बाय पुटिंग वैल्यूज़, इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। तो Q इज़ इक्वल टू I, करंट, करंट की वैल्यू हमारे पास है 100, ठीक है, इसको लिख लें 100 इंटू टी, टाइम की वैल्यू हमारे पास है 3600, तो इसको 3600 लिख लीजिए। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आप जानते हैं 36 वैसे ही आ जाएगा 36, और ये 2 और 2 4 ज़ीरो आएंगे, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। और चार्ज का यूनिट आप जानते हैं कॉलम होता है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है, और इसको आप साइंटिफिक नोटेशन के अंदर भी लिख सकते हैं, यानी कि जो डेसिमल है वो पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे? Q इज़ इक्वल टू, देखें अगर दरमियान के अंदर डेसिमल ना हो, दरमियान में इशारिया ना हो, तो उसको फिर लास्ट पे समझा जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं अगर इशारिया को यहाँ पे ले आऊँ 3.6 कर दूँ तो कितने हिंस से पीछे आएगा? 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर 5 कॉलम। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, या जो हमने पहले लिखा है ऊपर वाला वो भी आंसर ठीक है। तो इसका मतलब जो बैटरी है वो इतना चार्ज सप्लाई करेगी, 360,000 कॉलम चार्ज सप्लाई करेगी, जिस बैटरी के ऊपर रेटिंग कितनी लिखी हुई है 100 एम्पेयर आवर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम रिजल्ट की हेडिंग देते हैं और लिख लेते हैं, हैंस बैटरी कैन सप्लाई 360,000 कॉलम्स ऑफ चार्ज, क्योंकि उसने हमसे यही पूछा था कि हाउ मच चार्ज कैन दिस बैटरी सप्लाई। तो हम इसी को रिजल्ट की हेडिंग देंगे और बैटरी कितने कॉलम्स चार्ज सप्लाई करेगी उसकी वैल्यू जो हमने फाइंड की है, चाहे आप इसकी वैल्यू यहाँ पे ये लिख लें या 3.6 इंटू 10 की पावर 5 कॉलम्स ऑफ चार्ज लिख लें। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ये ज़्यादा बेटर मेथड है। पहले आप गिवन डाटा की हेडिंग दे के गिवन डाटा लिख लीजिए, टू फाइंड की हेडिंग दे के जो फाइंड करना है उसको मेंशन कीजिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन की हेडिंग दे के फार्मूला अप्लाई कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, और जो आपका आंसर आएगा उसको आप रिज़ल्ट की हेडिंग दे के यहाँ पर मेंशन कर दें। तो ये इसका बेस्ट मेथड है। अब इसका एक और मेथड है, उस तरीके से भी मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको उसका भी पता चल जाए। लेकिन मेरी आपको सजेशन ये है कि ये जो मैंने आपको अभी ये मेथड करवाया है, ये मेथड जो है ये ज़्यादा बेस्ट है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? देखें, हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि चार्ज इक्वल होता है करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। चार्ज इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो आप लोग जानते हैं कि करंट होता है चार्ज ओवर टाइम, तो चार्ज इक्वल होगा करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब यहाँ पर जो हमें दिया गया है हम उसी को मेंशन करेंगे कि गिवन दैट, हमें उसने यहाँ पर ये दिया है 100 एम्पेयर आवर, ठीक है, 100 एम्पेयर आवर। तो ये जो है ये चार्ज की वैल्यू ही है, अगर इसको हम कंबाइन लेट करें तो ये चार्ज ही है। क्यों? क्योंकि देखिए ये एम्पेयर आवर है, एम्पेयर किसका यूनिट होता है? करंट का, और आवर ये टाइम का यूनिट है।
तो एम्पेयर आवर जो है ये चार्ज का यूनिट ही बनेगा। तो ये जो हमारे पास वैल्यू है ये Q की ही वैल्यू है। अब हम इसी को कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए ये बनेगा Q इज इक्वल टू, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, Q इज इक्वल टू 100, मैंने वैसे ही लिख लिया। अब मैंने इसके अंदर एम्पेयर और आवर इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो इसको मैं यहाँ पर हिंट दे लेता हूँ कि जो एम्पेयर है वो इक्वल होता है कॉलम पर सेकंड, ठीक है। अब देखो करंट होता है चार्ज ओवर टाइम, तो अगर इसका यूनिट लिखें, करंट का यूनिट एम्पेयर इज इक्वल टू क्यू चार्ज को शो कर रहा है, तो चार्ज का यूनिट कॉलम होगा ओवर टाइम का सेकंड, तो एम्पेयर इज इक्वल टू कॉलम पर सेकंड। और हम ये भी जानते हैं कि आवर जो है, एक आवर, एक घंटा इक्वल होता है 3600 सेकंड के, ठीक है। तो हम यहाँ पर एम्पेयर की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं और आवर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एम्पेयर इक्वल है कॉलम पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय 1 आवर, किसके इक्वल होता है 3600 सेकंड। तो इसके बाद आप जानते हैं कि सेकंड से सेकंड कैंसिल हो रहा है, यानी ये सेकंड यहाँ पर है और ये सेकंड जो है ये नीचे है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हम इसको लिख लेते हैं Q इज इक्वल टू, ये 3600 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 36, 2 और 2 4 जीरो हो जाएंगी, यहाँ पर 4 जीरो लगा लें और सिर्फ कॉलम बचा। तो देखें यहाँ पर भी यही आंसर आया था। इसी को आप दोबारा फिर उसी फॉर्म में लिख लें जिस तरह हमने यहाँ पर लिखा था कि 3.6 इंटू 10 की पावर 5 कॉलम। तो अब आप इसके नीचे यही जो लाइन लिख सकते हैं कि हैंस बैटरी कैन सप्लाई 36,000 कॉलम ऑफ चार्ज। तो ये हमारे पास मेथड 2 है। अगर आप इस मेथड से शॉर्ट फॉर्म में करना चाहें तो इससे भी आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि ये हमारे पास मेथड जो है ये 2 है, वो मेथड 1 था। तो चाहे आप इस मेथड से सॉल्व करें, चाहे आप उस मेथड सॉल्व करें, कि किसी एक मेथड से ही सॉल्व करना है। रिजल्ट के बाद आपने, यानी रिजल्ट जो है वो दोनों के अंदर ही लिखना है। तो मैंने आपको पहले बताया कि मेरी सजेशन यही है कि आप इसको इस मेथड के साथ सॉल्व करें, ये ज़्यादा अच्छा मेथड है। इस तरीके से आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इसके अंदर आप देख रहे हैं ज़्यादा हेडिंग आ रही हैं, तो ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है तो आप वीडियो को लाइक कर दें। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें लिखता है कि इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट अ यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और एनर्जी, यानी जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या वो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है या वो एनर्जी का यूनिट है, किसका यूनिट है आपने बताना है और एक्सप्लेन भी करना है। तो यहाँ पर हम उसको सबसे पहले बताएंगे कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट होता है। तो स्टूडेंट्स जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसका यूनिट किलोवाट आवर भी होता है, जो आपने चैप्टर नंबर 4 के अंदर पावर वाले टॉपिक के अंदर पढ़ा। किलोवाट आवर भी एनर्जी का यूनिट है, वो एक बड़ा यूनिट है। लेकिन एनर्जी का जो सबसे छोटा यूनिट है वो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनकी एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर मेजर करते हैं। तो हम उसको पहले 1 लाइन के अंदर आंसर देंगे जो उसने पूछा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है या एनर्जी का यूनिट है। तो हम उसको बताएंगे एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसको EV से शो करते हैं, E फॉर इलेक्ट्रॉन और V फॉर आप जानते हैं वोल्ट, इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। ये किसका यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है, नॉट पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट नहीं है। तो ये हमारा 1 लाइन आंसर है, क्योंकि उसने पूछा किसका यूनिट है तो हमने उसको बता दिया कि इसका यूनिट है, इसका नहीं है। अब एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी का एक बहुत ही स्मॉल छोटा यूनिट है। एंड डिफाइंड एज, और इसकी डेफिनेशन क्या है, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, ये कितनी एनर्जी को शो करता है। तो इसकी डेफिनेशन ये है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन्ड और लॉस्ट बाय इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी गेन करेगा या लॉस करेगा व्हेन इट मूव थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, यानी जब इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में मूव करेगा तो जितनी एनर्जी वो गेन करेगा या लॉस करेगा उस एनर्जी को हम
इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ शो करेंगे। अब स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी गेन कब करता है और लॉस कब करता है। ये बहुत ही अहम है, इसको आपने समझना है। तो यहाँ पर मैं 2 पैरेलल प्लेट्स बना लेता हूँ। आपने 2 पैरेलल प्लेट्स जो हैं वो यहाँ पर देखनी है। ये हमारे पास एक प्लेट है और ये भी हमारे पास एक मेटल की प्लेट है और दोनों प्लेट जो हैं वो अपोजिटली चार्ज हैं, ठीक है, अपोजिटली चार्ज। लेट करें ये वाली प्लेट हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, इस तरीके से ये हमारे पास प्लेट पॉजिटिवली चार्ज और इस प्लेट को लेट करते हैं हम ये नेगेटिव चार्ज प्लेट। मैं आपको बता दूं कि ये डायग्राम आपने पेपर के अंदर नहीं बनानी, मैं जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए समझा रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी गेन कब करता है, लॉस कब करता है, ताकि आपको इसकी डेफिनेशन का अंदाज़ा हो जाए। अब आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट एंड एंड्स ऑन नेगेटिव प्लेट। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पे एंड होती हैं। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, क्योंकि नीचे वाली प्लेट पॉजिटिव मैंने बनाई है, ऊपर वाली मैंने नेगेटिव बनाई है। तो ये इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, आप जानते हैं नेगेटिव को हम लो पोटेंशियल बोलते हैं और पॉजिटिव को हम हाई पोटेंशियल का नाम देते हैं। याद रखना है अपने, नेगेटिव को हम लो पोटेंशियल का नाम देते हैं और पॉजिटिव प्लेट को हाई पोटेंशियल का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास है जी लो पोटेंशियल, ठीक है, नेगेटिव को लो पोटेंशियल का नाम देते हैं और इसी तरीके से जो हमारे पास पॉजिटिव प्लेट है इसको हम नाम देते हैं हाई पोटेंशियल का। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हाई पोटेंशियल। अब यहाँ पर लेट करें इसके अंदर हम एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब आप जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन है ना वो नीचे खुद ब खुद मूव करेगा, क्योंकि उसको ऊपर वाली नेगेटिव प्लेट उसको रिपेल करेगी, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, सेम एक दूसरे को रिपेल करते हैं और ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और ये पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये नीचे खुद ब खुद मूव करेगा, ठीक है। और अगर इसको ऊपर मूव कराना तो ऊपर हमें इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। ऊपर की जानिब ये खुद मूव नहीं करेगा, क्योंकि इसको हम अगर ऊपर मूव करवाएंगे तो नेगेटिव इसको रिपेल कर रहा है, तो हमें इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। जिस तरह लेट करें ये बोर्ड मार्कर, ठीक है, अगर इसको मैं छोड़ूंगा ना तो ये नीचे खुद ब खुद मूव करेगा, लेकिन ये बोर्ड मार्कर ऊपर खुद ब खुद मूव नहीं करेगा, इसको मुझे वर्क करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। देखें ये जो हैंड है इसके साथ मैं इसको वर्क करके ऊपर लेके जा रहा हूँ। तो बिल्कुल यहाँ पे आप समझ लें जिस तरह बोर्ड मार्कर नीचे खुद ब खुद गिरता है ना, तो आप जानते हैं जब कोई चीज़ इस तरीके से नीचे गिरती है खुद ब खुद, ठीक है, खुद ब खुद जब चीज़ को छोड़ेंगे वो नीचे जाएगी, तो जब नीचे जाएगी तो इसकी एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, एनर्जी लॉस करेगा। और अगर इसको मैं मूव कराऊं, इसको ऊपर लेके जाऊं, तो फिर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है आप जानते हैं वो इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर भी यही बात है, जब इलेक्ट्रॉन नीचे की जानिब आएगा तो ये एनर्जी जो है वो लॉस करेगा, क्योंकि ये खुद मूव कर रहा है। अगर इसको ऊपर जाना हो तो ऊपर खुद नहीं जाएगा, हमें वर्क करना पड़ेगा और जो हम वर्क करेंगे वो इसके अंदर एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाएगा, इसकी एनर्जी इंक्रीज होगी। तो देखें इलेक्ट्रॉन जब, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस में मूव कर रहा है, लेट करें ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों प्लेट्स के दरमियान ये 1 वोल्ट है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1 वोल्ट का। तो जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो एनर्जी लॉस भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है। लॉस कब करता है, जब वो खुद ब खुद मूव करेगा, और खुद ब खुद इलेक्ट्रॉन मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन को मूव कराना तो हमें वर्क करना पड़ेगा, फिर एनर्जी गेन करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जब ये इस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में मूव करेगा तो तब ये या तो एनर्जी गेन करेगा या ये एनर्जी लॉस करेगा। तो वो जो एनर्जी इसने गेन की या लॉस की उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के। ये आपने याद रखना है, आपसे एमसीक्यूज के अंदर पूछा जा सकता है। इसके बाद 2 पॉइंट और है, हम यहाँ पे उसको बताएंगे। वेयर पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी का यूनिट होता है, वाइल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में मेजर करते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो अब आपने धोखा नहीं खाना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर वोल्ट मौजूद है। वोल्ट जो है पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है अगर अकेला वोल्ट हो, अगर वोल्ट के साथ इलेक्ट्रॉन लग जाए तो फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इसका यूनिट बनता है एनर्जी का यूनिट बनता है। तो आपने इस तरीके से पहले उसको 1 लाइन के अंदर आंसर देना है, एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देनी है, ये 3 पॉइंट्स आपने लिखने हैं। डायग्राम आपने नहीं बनानी है, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है। इसको मैं दोबारा रेज कर देता हूँ ताकि आपको पता चल सके इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस कब करता है, गेन कब करता है, ये समझाने के लिए मैंने बनाई थी।
तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को भी इसी तरह समझकर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो लिखता है कि अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ एल हैज़ रेजिस्टेंस आर। हमारे पास एक कॉपर की वायर है इस तरीके से जिसकी लेंथ एल है और इसकी रेजिस्टेंस आर है। इसके बाद कहता है कि इट इज़ स्ट्रेच्ड टू डबल ऑफ इट्स लेंथ। हमने इस वायर को स्ट्रेच किया, इसको खींचा और इसकी लेंथ जो है पहले के निस्बत डबल हो गई, यानी ये लेंथ के अंदर 2 टाइम्स हो गई। तो अब पूछता है कि व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू लेंथ ऑफ वायर। तो ये जो हमारे पास वायर है जिसकी लेंथ को हमने स्ट्रेच करके डबल कर दिया, अब इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी ये हमने बतानी है। तो स्टूडेंट्स उसने पूछा है कि नई रेजिस्टेंस क्या होगी, तो हम यहाँ पर आंसर के अंदर पहले हेडिंग देंगे न्यू रेजिस्टेंस। और यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये मैंने इस क्वेश्चन से ही कॉपी किया है। देखिए क्वेश्चन तो आपको वो पेपर के अंदर लिख के देता है, तो क्वेश्चन की लाइन ये आपने कॉपी करनी है कि व्हेन वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल ऑफ इट्स लेंथ, यानी उसने पूछा है व्हेन वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल ऑफ इट्स लेंथ द रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू लेंथ ऑफ वायर बिकम्स 4 टाइम्स। यानी कि अगर हम जो वायर है उसकी लेंथ को डबल करेंगे तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। यानी जो हमारे पास वायर जब लेंथ एल थी तब रेजिस्टेंस आर थी, जब लेंथ को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस आर से इंक्रीज हो गए 4 आर हो जाएगी, यानी रेजिस्टेंस हमारे पास 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमने उसको 1 लाइन के अंदर आंसर दे दिया कि रेजिस्टेंस के ऊपर इतना फ़र्क पड़ेगा, 4 टाइम्स फ़र्क पड़ेगा। अब हमने उसको ये ड्राइव भी करके देना है, तो यहाँ पर हम हेडिंग देते हैं एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन के अंदर हम पहले रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे। तो रेजिस्टेंस ऑफ अनस्ट्रेच्ड वायर इज़, यानी जो हमारे पास जब वायर को अनस्ट्रेच थी, ओरिजिनल जो वायर है जब उसको स्ट्रेच नहीं किया था तब उसकी रेजिस्टेंस आर थी। और आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है आर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो। रो जो है वो रेजिस्टिविटी का सिंबल है, एल ओवर ए। ठीक है, तो ये है रेजिस्टेंस का फार्मूला, रो एल ओवर ए। तो ये ओरिजिनल हमारे पास जो रेजिस्टेंस है उसका फार्मूला है। अब हमने इसके अंदर चेंजिंग करनी है, जो उसने बताई है वही चेंजिंग करनी है। हम उसको बताएंगे व्हेन द वायर इज स्ट्रेच टू 2L, यानी अब हमने वायर को स्ट्रेच किया और इसकी लेंथ को डबल कर दिया तो L क्या हो गया 2L। ठीक है, लेंथ डबल हो गई। अच्छा अगर लेंथ डबल होगी ना तो फिर जो एरिया है वो भी चेंज होगा। देखें हमारे पास एक वायर है, उसकी लेंथ है, जब आप उसको खींचेंगे तो वायर जो है पतली भी तो होगी ना, यानी एरिया शो करता है मोटाई को। मोटी वायर का एरिया ज़्यादा होता है, पतली वायर का एरिया कम होता है। तो जब हम उस वायर को स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को डबल कर देंगे तो वो अब उस जो वो वायर है उसका जो एरिया है वो भी डिक्रीज होगा। तो हमने उसको बताया कि जब वायर को स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को डबल करेंगे 2L करेंगे, इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हाफ। तो उसका जो एरिया है वो हाफ हो जाएगा बिकॉज वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहता है। अब देखें, अब जानते हैं, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि वॉल्यूम का फार्मूला होता है, वॉल्यूम होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ का यूनिट मीटर, मीटर स्क्वायर और मीटर मीटर क्यूब जो कि वॉल्यूम बनता है। अब ये हमारे पास वॉल्यूम का फार्मूला है। तो अब इसके अंदर चेंजिंग नहीं आनी चाहिए, यानी वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। वो कांस्टेंट कब रहेगा, देखिए अगर मैं यहाँ पर एरिया को अगर लेंथ को डबल करूँगा तो जाहिर सी बात है मुझे एरिया को हाफ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो फिर दोबारा ए एल आ जाएगा। यानी अगर लेंथ डबल होगी तो एरिया भी हाफ होगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल होगा तो वॉल्यूम जो है ए एल पहले वाला ही रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो यही मैंने आपको बताया कि अगर लेंथ डबल होगी तो एरिया जो है वो क्या हो जाएगा हाफ, क्योंकि वॉल्यूम ने कांस्टेंट रहना है। तो अब हमने इसके अंदर ये चेंजिंग करनी है। तो न्यू रेजिस्टेंस, यानी जब लेंथ डबल हो जाएगी तो फिर जो न्यू रेजिस्टेंस है उसको मैंने आर प्राइम से शो कर लिया, आर डैश से शो कर लिया, ताकि पता चले ये बाद वाली रेजिस्टेंस है जब हमने लेंथ को डबल किया है। तो ये क्या होगी, आर इज इक्वल टू रो। अब यहाँ पे लेंथ को आप डबल करेंगे और एरिया को क्या कर देंगे a/2, यानी एरिया को हाफ करेंगे। ठीक है, यानी हमने इसके अंदर चेंजिंग कर दी। आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए था, नई रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी वैसे आ गई। नई रेजिस्टेंस में लेंथ को डबल करना है तो एरिया ने हाफ हो जाना है। तो अब जो रेजिस्टेंस बननी है वही हमने उसको फाइंड करके देनी है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। न्यू रेजिस्टेंस यानी लेंथ के डबल करने से जो आएगी रो
अब यहाँ पर ये जो 2 है एरिया के नीचे, ये बटे का बटा है तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। एक 2 ऊपर पहले से है, ये भी ऊपर जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 और L ओवर हमारे पास A बनेगा। अब इसको मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ तो 2-3 स्टेप हैं। तो R प्राइम यानी न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इस 4 को आप बाहर निकाल लें, 4 और बाकी जो बचा रो L ओवर A इसको आप एज इट इज लिख लें, रो L ओवर A। अब यहाँ पर हम इसको बताएंगे कि R प्राइम इज इक्वल टू 4, ये जो रो L ओवर A है ये तो हमारे पास सिंपल R है यानी पहले वाली रेजिस्टेंस है, तो रो L ओवर A को आप R जो है वो लिख लें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने उसको प्रूव कर दिया कि जो हमारे पास नई रेजिस्टेंस है वो अब 4R के इक्वल आई। देखें R प्राइम यानी न्यू रेजिस्टेंस, लेंथ को डबल करने से जो है वो किसके इक्वल आई, वो 4R हो चुकी है यानी 4 टाइम इंक्रीज हो चुकी है। तो हम लिखते हैं हेंस रेजिस्टेंस बिकम्स 4 टाइम्स, यानी लेंथ को डबल करने से जो रेजिस्टेंस है वायर की वो 4 टाइम्स बन जाएगी, 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी, बिकम्स 4 टाइम्स। तो इस तरीके से आपने इसको आंसर भी देना है और फिर इसका आपने प्रूव भी कर देना है और लास्ट पे आपने इसका रिजल्ट भी लिख देना है। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने आपको समझाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो इसके अंदर वो कहता है व्हाई डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर राइज विद राइज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के बढ़ाने से, राइज होता है बढ़ाना, इंक्रीज करना, तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर की वो भी इंक्रीज होती है। तो क्यों होती है, यानी टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्यों बढ़ती है, ये हमने उसको बताना है, इसका हमने उसको आंसर देना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें 2-3 चीज़ों का पता होना चाहिए। सबसे पहले रेजिस्टेंस क्या होती है, आप जानते हैं कि करंट के रास्ते में रुकावट, ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। और करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का बहाव करंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करना करंट होता है। इलेक्ट्रॉन्स किस में फ्लो करते हैं, कंडक्टर में, यानी किसी वायर में फ्लो करते हैं। और कंडक्टर किस चीज़ से मिलकर बना होता है, एटम से मिलकर बना होता है, यानी जो कंडक्टर है वो एटम से मिलकर बना होता है और उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो जो कंडक्टर के एटम्स हैं उनके अंदर फ्लो करते हैं। अब देखें बात ये है कि जब कंडक्टर का टेम्परेचर लो होता है ना, तो जो कंडक्टर के एटम्स हैं वो ऑलमोस्ट रेस्ट में होते हैं, यानी वो वाइब्रेट नहीं कर रहे होते। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्टर में से आसानी के साथ गुजर जाते हैं, क्योंकि जो कंडक्टर के एटम्स हैं वो रेस्ट में है। अब जब हम उस कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो जो कंडक्टर के एटम्स हैं, हर चीज़ एटम से मिलकर बनी होती है, तो मेटल है, देखिए कंडक्टर आप जानते हैं मेटल का होता है, तो मेटल के जो हमारे पास एटम्स हैं यानी कंडक्टर के जो एटम्स हैं, टेम्परेचर के बढ़ाने से वो एटम्स वाइब्रेट करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करेंगे तो वो जो एटम्स हैं उनके साथ वो टकराएंगे, क्योंकि अब जो एटम्स हैं वो रेस्ट में नहीं है, वो वाइब्रेट कर रहे हैं, तो वाइब्रेशन से इलेक्ट्रॉन्स का अब उन एटम्स के अंदर से गुजरना मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि करंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है या रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है वो करंट है और करंट के रास्ते में रुकावट रेजिस्टेंस है। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना मुश्किल हो रहा है तो रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो रही है। इसकी एग्जांपल ले लें, लेट करें एक खाली सड़क है, ठीक है, उसको आपने क्रॉस करना है, तो खाली सड़क, गाड़ियां रुकी हुई हैं, आप इजीली सड़क क्रॉस कर सकते हैं। यही बात है, लो टेम्परेचर पे जो एटम्स है वो रुके हुए हैं तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली उसमें से गुजर जाते हैं। अब लेट करें एक वही सड़क है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रश है, गाड़ियां आ जा रही हैं, ठीक है, अब आप उस सड़क को इजीली क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है, कोलिजन का चांस बढ़ गया। तो हाई टेम्परेचर का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तो अब इलेक्ट्रॉन्स का उस कंडक्टर को पार करना, गुजरना मुश्किल हो जाता है, रुकावट रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। मैंने आपको एग्जाम्पल की मदद से भी समझाया। आइए इसका आंसर पढ़ते हैं और आंसर के अंदर आपको इसी बात को जो है वो समझना है माइंड में रख के। तो पहले हम उसको बताएंगे कि रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑपोजिशन बोलते हैं रुकावट को। रेजिस्टेंस क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उनके रास्ते में जो रुकावट है वो रेजिस्टेंस है, यानी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, उनको मूव करने के रास्ते में जो रुकावट आएगी, उनकी मोशन में जो रुकावट आएगी वो रेजिस्टेंस है।
अब हम उसको यहाँ पर पॉइंट्स की फॉर्म में आंसर लिखेंगे इसके बाद कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं कंडक्टर का, तो कंडक्टर के जो एटम्स हैं, जो कि कंडक्टर एटम से मिलकर बना होता है, इट एटम्स वाइब्रेट मोर स्ट्रांगली। तो अब कंडक्टर के जो एटम्स हैं वो वाइब्रेट करने शुरू हो गए। जब टेम्परेचर नहीं ना बढ़ाया था तो कंडक्टर के एटम्स आराम से रुके हुए थे, इलेक्ट्रॉन्स उनको क्रॉस करके जा रहे थे, करंट फ्लो कर रहा था। अब हमने कंडक्टर को हीट अप कर दिया तो कंडक्टर के एटम्स वाइब्रेट करने शुरू हो गए। अब जब वाइब्रेट करेंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके साथ टकराएंगे। अगले पॉइंट में यही बात लिखी हुई है कि वाइब्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। These increased vibrations causes more frequent collisions between atoms and the moving electrons। अब इन वाइब्रेशन की वजह से चूंकि एटम वाइब्रेट कर रहे हैं तो अब जो इलेक्ट्रॉन मूव करके जाने हैं, यानी उस कंडक्टर के एटम से गुजर के जाने हैं ना, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस कंडक्टर के जो एटम्स हैं उनके साथ उनकी कोलिजन का जो चांस है वो बढ़ जाएगा। तो अब इससे क्या होगा, एज अ रिजल्ट इट बिकम्स हार्डर फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू मूव, इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं, कंडक्टर के वाइब्रेट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएंगे, यानी अब वो मूव नहीं कर सकते, यानी मूव करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। एंड द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, तो मतलब रेजिस्टेंस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में रुकावट बढ़ गई, रुकावट को ही रेजिस्टेंस कहते हैं। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब उसको यही बताएंगे जो कंडक्टर्स हैं, ठीक है, क्योंकि उसने कंडक्टर्स की बात की है, तो कंडक्टर्स आल्सो हैव पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, कंडक्टर का जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव होता है। और पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट का क्या मतलब होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। सो रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का क्या रिलेशन होता है कंडक्टर में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, यानी टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है। तो स्टूडेंट्स इसको आप इस डायग्राम से भी देख सकते हैं कि जब टेम्परेचर लो है तो एटम्स वाइब्रेट नहीं कर रहे, वो रुके हुए हैं और इलेक्ट्रॉन्स इजीली उस कंडक्टर में से, वायर में से गुजर रहे हैं। अब इसके सामने देखें, जब हमने टेम्परेचर को हाई किया तो जो हमारे पास कंडक्टर के एटम्स हैं, वायर के जो एटम्स हैं वो अब वाइब्रेट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का अब फ्लो करना मुश्किल हो चुका है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे समझ आ गए होंगे। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं और उसे भी समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट के अंदर वो पूछता है कि इज द फिलामेंट रेजिस्टेंस लोअर और हायर इन अ 500 वाट 220 वोल्ट लाइट बल्ब देन इन अ 100 वाट 220 वोल्ट बल्ब। तो हमारे पास दो बल्ब हैं, एक की पावर 500 वाट है जबकि दूसरे बल्ब की पावर 100 वाट है, और दोनों को हमने सेम वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट। तो इन दोनों में से किस रेजिस्टेंस, यानी किस बल्ब की जो रेजिस्टेंस है वो लो होगी और किस बल्ब की रेजिस्टेंस हाई होगी, ये हमने उसको बताना है। तो स्टूडेंट्स पहले हम उसको वन लाइन के अंदर बताएंगे कि हमारे पास जो ये वाला बल्ब है 100 वाट और 220 वोल्ट वाला बल्ब, इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है 500 वाट और 220 वोल्ट वाले बल्ब से। तो क्यों ज़्यादा है, फिर हम उसको ड्राइव करके भी देंगे, इसकी रीज़न भी देंगे। तो वन लाइन के अंदर हम उसको बताते हैं कि अ 100 वाट 220 वोल्ट लाइट बल्ब हैज़ हाई रेजिस्टेंस या ग्रेटर रेजिस्टेंस देन 500 वाट एंड 220 वोल्ट बल्ब, यानी कि 100 वाट वाले बल्ब की रेजिस्टेंस 500 वाट वाले बल्ब की रेजिस्टेंस से ज़्यादा होती है। तो क्यों ज़्यादा है, आइए इसको अब हम ड्राइव करते हैं। मैंने रीज़न की हेडिंग दी है, पावर डिसिपेटेड इन रजिस्टर इज गिवन एज, पावर डिसिपेशन का फार्मूला आप जानते हैं, P इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर होता है। अब क्योंकि हमने रेजिस्टेंस को फाइंड करना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, तो इस फार्मूला में से हम रेजिस्टेंस को सेपरेट करेंगे। कैसे, इन दोनों की जगह हम चेंज करेंगे, ये R इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, R इज इक्वल टू वी स्केयर आप एज इट इज लिख लें,
और ये जो P है उस तरफ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर ये डिवाइड हो गया। तो ये हमारे पास जो है रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए फार्मूला आ चुका है। इसी फार्मूला से हम दोनों बल्ब की रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे। हेडिंग देते हैं। सबसे पहले हम फॉर 100 वाट 220 वोल्ट बल्ब की रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। उसके साथ ही हम जो दूसरा बल्ब है 500 वाट और 220 वोल्ट वाला उसकी रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो हमने दोनों की यहाँ पर हेडिंग दे ली। तो रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है R। इसकी रेजिस्टेंस को हम R1 का नाम दे लेते हैं ताकि पता चल जाए ये 100 वाट वाले बल्ब की रेजिस्टेंस है। 500 वाट वाले बल्ब की रेजिस्टेंस को हम R2 से शो कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस इसके इक्वल है V स्क्वायर ओवर P। अब V तो आपको पता है यहाँ पर 220 है, तो 220 का स्क्वायर ले ले। ठीक है, मैंने वैल्यू पुट कर दी, ये फार्मूला मैंने ऊपर लिख लिया, मेंशन कर दिया। और यहाँ पर हेडिंग के अंदर हमें पता है कि ये वोल्टेज की वैल्यू है 220 और ये पावर की वैल्यू है 100 वाट। ठीक है, तो वोल्टेज यानी V 220 ऊपर स्क्वायर लगा दिया ओवर, और P पावर कितनी है 100। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, यानी रेजिस्टेंस 100 वाट वाले बल्ब की कितनी आएगी। पहले हम यहाँ पर 220 का स्क्वायर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो इसका स्क्वायर होता है 48400। ठीक है, 48400 स्क्वायर ओपन किया ओवर 100 आप वैसे ही लिख लें। ठीक है, अब यहाँ पर इन दो ज़ीरो से ये दो ज़ीरो कैंसिल कर दें, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो आई 484। और आप जानते हैं रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है। तो ये हमारे पास 100 वाट वाले बल्ब की रेजिस्टेंस आ चुकी है 484 ओहम। अब हम यहाँ पर हेडिंग तो हमने दे ली है, दूसरी वाली ये वाली हेडिंग दे ली ये वाले बल्ब की। इसकी रेजिस्टेंस इसको हम R2 से शो कर रहे हैं। रेजिस्टेंस किसके इक्वल होती है V स्क्वायर ओवर P के। वोल्टेज हमें पता है 220 है, तो 220 लिखते हैं, ऊपर स्क्वायर भी लगाएं ओवर पावर। अब हमारे पास पावर है 500 वाट। ठीक है, तो R2 इज इक्वल टू 220 का स्क्वायर हम वहां पर ओपन कर चुके हैं, 48400 ओवर 500। ठीक है, तो अब इसको 500 पे हम डिवाइड करेंगे, तो 48400 डिवाइडेड बाय 500, तो ये हमारे पास आता है 96.8। 96.8 रेजिस्टेंस का यूनिट ओम आया। तो अब आपने देखा कि हमारे पास जो 500 वाट वाला बल्ब है उसकी रेजिस्टेंस 96.8 आई, जबकि 100 वाट वाले बल्ब की रेजिस्टेंस 484 आई। तो वो वैल्यू ज़्यादा है, ये 484 है, ये सिर्फ 96 पॉइंट समथिंग है, तो यानी वो वाली वैल्यू ज़्यादा है। तो R1 हमारे पास जो R1 है वो ग्रेटर निकला R2 से, यानी 100 वाट वाले बल्ब की रेजिस्टेंस ज़्यादा है 500 वाट वाले बल्ब से। आइए अब हम इसका कंक्लूजन लिख लेते हैं। तो कंक्लूजन की हेडिंग दे के हम लिखेंगे हेंस द रेजिस्टेंस ऑफ 100 वाट बल्ब इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ 500 वाट बल्ब। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि अब हम ड्राइव कर चुके हैं, तो कंक्लूजन या रिजल्ट की हेडिंग आप दें और लिख दें हेंस द रेजिस्टेंस ऑफ 100 वाट बल्ब इज ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस ऑफ 500 वाट बल्ब। तो आपने इसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले आप उसको वन लाइन के अंदर आंसर दें, रीज़न के अंदर आप फार्मूला मेंशन करें, दोनों की रेजिस्टेंस आप सेपरेट फाइंड करें, चाहे आप इनके दरमियान लाइन लगा के सॉल्व कर लें या फिर आप पहले ये हेडिंग दे के इसको सॉल्व कर लें, उसके बाद ये हेडिंग दें और इसको सॉल्व कर लें, और फिर लिख दें R1 जो है R2 से ज़्यादा आई, क्योंकि 100 वाट वाले बल्ब की रेजिस्टेंस R1 और 500 वाट वाले बल्ब की रेजिस्टेंस R2, तो R1 ग्रेटर आई R2 से। और कंक्लूजन के अंदर फिर आप इसको कंक्लूजन के अंदर भी लिख दें। तो इस तरीके से करेंगे तो आपको पूरे इसके मार्क्स मिलेंगे। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं और इसको समझते हैं और सॉल्व करते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट के अंदर कहता है व्हाई डज रेजिस्टेंस ऑफ अ थर्मिस्टर चेंजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, टेम्परेचर के बढ़ाने से थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस क्यों चेंज होती है, ये हमने बताना है।
तो स्टूडेंट्स इसका आंसर मैंने लिखा है। मैं आपको बता दूं कि इसका जो आंसर है वो मोस्टली हैंडबुक्स के ऊपर गलत लिखा हुआ है, सवाल ही गलत लिखा हुआ है। क्वेश्चन मोस्टली हैंडबुक्स के ऊपर क्या लिखा हुआ है, वाई डज रेजिस्टेंस ऑफ अ थर्मिस्टर डिक्रीजेज, यानी उन्होंने डिक्रीज, थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस डिक्रीज क्यों होती है इसकी रीजन लिखी हुई है, जबकि उसने पूछा हुआ है कि रेजिस्टेंस चेंज क्यों होती है टेम्परेचर को इंक्रीज करने से। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले थर्मिस्टर होता क्या है, ठीक है, और फिर उसके बाद हम जो चेंज है इसके रेजिस्टेंस के अंदर जो चेंज आएगा टेम्परेचर को बढ़ाने से वो भी हम इसको बताएंगे। तो सबसे पहली बात हम उसको बताते हैं कि हीट सेंसिटिव रेजिस्टर इज कॉल्ड थर्मिस्टर। ऐसा रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे, हीट पे डिपेंड करे, उसको हम थर्मिस्टर बोलते हैं। देखें जो थर्मिस्टर का वर्ड है ये हमारे पास इस तरीके से, अगर आप इसको पढ़ें, थर्म को अलहदा पढ़ लें और ईस्टर को अलहदा पढ़ लें, तो ये दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है। थर्म, थर्म जो है आप जानते हैं हम टेम्परेचर को बोलते हैं। जिस तरह अगर आपको फीवर हो जाए तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, तो यानी टेम्परेचर, थर्म किसके लिए यूज़ होता है, टेम्परेचर के लिए। और रजिस्टर है ना, रजिस्टर का जो RES है वो हटा दें, बाकी ईस्टर बनेगा, तो ये रजिस्टर से लिया गया ये टेम्परेचर, यानी ऐसा रजिस्टर, ऐसी रेजिस्टेंस जो टेम्परेचर पे डिपेंड करे, टेम्परेचर के बढ़ाने से, चेंज करने से रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाए, तो ऐसी रेजिस्टेंस को हम फिर थर्मिस्टर का नाम देते हैं। इसलिए मैंने लिखा कि हीट सेंसिटिव रेजिस्टर, ऐसी रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस हीट पे डिपेंड करे, टेम्परेचर के चेंज करने से चेंज हो जाए, उस डिवाइस को हम बोलते हैं थर्मिस्टर। अब उसके बाद द रेजिस्टेंस ऑफ अ थर्मिस्टर चेंजेस, यानी रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर चेंजेस, चेंज का मतलब इंक्रीज या डिक्रीज, चूंकि चेंज जो है वो इंक्रीज भी हो सकती है, कोई चीज़ डिक्रीज होता भी उसमें चेंज आ सकती है, चेंज होती है विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ डिपेंडिंग ऑन इट्स मटेरियल, वो मटेरियल पे डिपेंड करता है कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से थर्मिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस डिक्रीज कब होती है, इंक्रीज कब होती है, तो वो डिपेंड करता है कि थर्मिस्टर किस टाइप का है। तो स्टूडेंट्स थर्मिस्टर की टू टाइप्स होती हैं, एक को हम नाम देते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट थर्मिस्टर्स, यानी PTC, P पॉजिटिव, T फॉर टेम्परेचर, C फॉर कोएफिशिएंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो PTC थर्मिस्टर्स। और इसकी दूसरी टाइप वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़ते हैं। देखो पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट थर्मिस्टर्स, PTC थर्मिस्टर्स आर मेड ऑफ मेटल्स और अनदर कंडक्टर्स, यानी ये जो थर्मिस्टर होते हैं ना पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाले, ये मेटल से या कंडक्टर से मिलकर बनते हैं। और आप जानते हैं कि जो कंडक्टर्स हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने से इनकी रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, क्योंकि एटम्स जो हैं वो वाइब्रेट करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके रास्ते में रुकावट पैदा करते हैं एटम्स। ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर मैंने आपको कंप्लीट इसको समझा के आया हूँ। तो इसको हम लिखते हैं दे रेजिस्टेंस, यानी जो PTC वाले थर्मिस्टर्स हैं, देयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, यानी टेम्परेचर के इंक्रीज करने से इनकी रेजिस्टेंस, यानी ये वाले जो थर्मिस्टर्स हैं ये वाले, इनकी रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, बिकॉज एटॉमिक वाइब्रेशंस ऑफ एटम्स हिंडर्स इलेक्ट्रॉन्स फ्लो एट हाई टेम्परेचर, क्योंकि जो वाइब्रेशन है एटम की, है ना, एटम की वाइब्रेशन है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकती है, हिंडर रोकना, हाई टेम्परेचर के ऊपर, टेम्परेचर जितना ज़्यादा करेंगे एटम ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो उतना ही रुकेगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या हो गई, बढ़ गई। तो ऐसे थर्मिस्टर्स जिनमें रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हो, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाए, ऐसे थर्मिस्टर्स को हम बोलते हैं PTC थर्मिस्टर्स, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट थर्मिस्टर्स। दूसरी टाइप नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट थर्मिस्टर्स, यानी NTC। तो ये वाले थर्मिस्टर्स हैं आर मेड ऑफ सेमी कंडक्टर मटेरियल्स, ये सेमी कंडक्टर मटेरियल से बनते हैं। और आप जानते हैं कि देयर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, और सेमीकंडक्टर्स का टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है, क्यों, बिकॉज मोर चार्ज कैरियर्स आर अवेलेबल एट हाई टेम्परेचर, चूँकि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंडक्ट करते हैं, वो अवेलेबल होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यानी हमारे पास ऐसे थर्मिस्टर्स
कि जिनकी रेजिस्टेंस हमारे पास टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाए, इनको बोलते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट थर्मिस्टर्स। ये मैंने इनके बारे में लिखा। और ऐसे थर्मिस्टर्स जिनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो, यानी टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाए, ऐसे थर्मिस्टर्स को बोलते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट थर्मिस्टर्स। तो उसने यही पूछा था कि इनकी रेजिस्टेंस क्यों चेंज होती है टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से। तो हमने यहाँ पर उसको वजह भी बताई, यहाँ पर भी उसको वजह बताई, बिकॉज यहाँ पर भी बिकॉज वजह बताई कि टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज़ भी हो सकती है, डिक्रीज़ भी हो सकती है। इंक्रीज़ किन में होती है? जिनमें हमारे पास रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन होता है, और इनको बोलते हैं पीटीसी थर्मिस्टर्स। और टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस डिक्रीज़ किन में होती है? एनटीसी थर्मिस्टर्स में, यानी ऐसे थर्मिस्टर्स जिनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है और ये सेमीकंडक्टर से मिलकर बनते हैं। टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस डिक्रीज़ क्यों होती है, बता दिया। टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती क्यों है, ये भी बता दिया। तो यानी टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से रेजिस्टेंस चेंज कैसे होती है और क्यों होती है, ये हमने यहाँ पर उसको बता दिया। तो यहाँ पर आपने पहले थर्मिस्टर की डेफिनेशन लिखनी है, फिर इनका टेम्परेचर पे डिपेंडेंट लिखना है, फिर पहली टाइप इसके 2 पॉइंट्स, दूसरी टाइप इसके 2 पॉइंट्स लिखेंगे तो आपको इसके कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 8। आइए अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं और उसे भी समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट के अंदर लिखता है कि विच मटेरियल्स कैन बी यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट फैराडेज केज एंड व्हाई। फैराडेज केज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बनाने के लिए कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होता है और वो मटेरियल क्यों इस्तेमाल होता है, कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होता है और उसी को ही क्यों यूज़ करते हैं, कोई और यूज़ क्यों नहीं कर सकते, ये हमने बताना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फैराडेज केज होता क्या है और किस मटेरियल का बनता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, फैराडेज केज ये हमारे पास एक बॉक्स होता है जो कि आमतौर पर मेटल्स यानी कंडक्टर का बनाया जाता है। इसका मकसद ये होता है कि जो हमारे पास मेटल का एक बॉक्स है, ये एक शील्ड प्रोवाइड करता है। इसको फैराडेज शील्ड भी बोलते हैं। यानी इसके अंदर मौजूद कोई भी अगर चीज़ होगी तो उसके ऊपर, उसके ऑब्जेक्ट के पास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या करंट नहीं पहुंच पाएगा। यानी कि अगर इस फैराडेज केज का जो अंदर वाला खाली हिस्सा है, वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है। तो हम फैराडेज केज एक ऐसे मटेरियल से बनाते हैं कि जिस मटेरियल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों। और आप जानते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सिर्फ कंडक्टर्स के पास होते हैं, इंसुलेटर्स के पास तो नहीं होते। इंसुलेटर्स तो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को कंडक्ट नहीं करते। कंडक्टर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वो कंडक्ट करते हैं, करंट को फ्लो करवाते हैं। तो आइए इसका आंसर पढ़ते हैं। और सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है मटेरियल्स फॉर फैराडेज केज, क्योंकि उसने यही पूछा है कि विच मटेरियल कैन बी यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट फैराडेज केज। तो मटेरियल्स फॉर फैराडेज केज हेडिंग देना ज़रूरी है। और हेडिंग्स जो है वो पेपर प्रेजेंटेशन के लिए भी अच्छी होती हैं, एग्जामिनर को एक अच्छा मैसेज मिलता है। अगर आप सिंपल एक पैराग्राफ लिख देंगे तो वो आपका आंसर तो होगा, लेकिन उस आंसर के अंदर जो है वो कोई कशिश नहीं होगी, वो अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। तो इसलिए हेडिंग्स देना, और बजाय इसके कि आप पैराग्राफ की फॉर्म के अंदर आंसर लिखें, आप उस पैराग्राफ को अगर पॉइंट्स बना दें तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। वो मतलब वो जो आंसर होता है ना, हेडिंग्स और हेडिंग्स बना के लिखना और उसके बाद जो पैराग्राफ है उसके पॉइंट्स बना के लिखना, इस तरीके का जो प्रेजेंटेशन होती है वो नंबर खींचती है, आपको नंबर दिलवाती है। तो हेडिंग दे लें। उसके बाद हम लिखेंगे कंडक्टिव मटेरियल्स लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम या स्टील। ये सारे कंडक्टर्स हैं, मेटल्स हैं। तो कंडक्टर ऐसे मटेरियल्स जो इसमें करंट फ्लो कर सके, जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों। ये जो कंडक्टिव मटेरियल्स हैं आर कॉमनली यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट फैराडेज केज।
ये ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं फैराडेज केज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बनाने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए। क्यों? बिकॉज़ दे आर गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैं, इनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। ठीक है, तो हमने बता दिया कौन सा मटेरियल यूज़ होता है और क्यों यूज़ होता है, उसको हमने शॉर्ट फॉर्म में बताया। अब हम रीज़न भी देंगे कि ये क्यों यूज़ होते हैं। वैसे छोटी सी रीज़न तो यहाँ पर दी गई है, रीज़न की हेडिंग देते हैं। अब यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं, तीनों को आपने ध्यान के साथ समझना है। पहली बात, द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज केज, यानी फैराडेज जो केज है उसको बनाने का जो तरीका है, जो इसका प्रिंसिपल है, डिमांड्स अ मटेरियल दैट कंटेन्स अ लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसा मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है कि जिस मटेरियल के पास बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों, दैट कैन मूव फ्रीली टू द सरफेस ऑफ द मटेरियल, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उस सरफेस के ऊपर फ्रीली मूव कर सकें। और यानी जिस मटेरियल से हम इस केज को बनाएंगे वो उस मटेरियल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उस मटेरियल के सरफेस के ऊपर मूव भी कर पाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं ही नहीं तो मूव फिर सरफेस के ऊपर कहाँ से करेंगे, ये बात है। तो फैराडेज केज उस मटेरियल से बनाया जाता है जिस मटेरियल के पास बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, ताकि उस मटेरियल के सरफेस के ऊपर ये मूव कर सके और इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कैंसिल कर सके। दूसरा पॉइंट, व्हेन एक्सटर्नल फील्ड्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हिट्स द केज, यानी अब जब उस केज के ऊपर कोई फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हिट करेगी तो क्या होगा, द चार्जेस रीअरेंज, जो उस मटेरियल के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्जेस हैं, वो अपने आप को इस तरीके से अरेंज करेंगे टू कैंसल द फील्ड इनसाइड प्रोवाइडिंग शील्डिंग, कि वो जो फील्ड हिट की है उस फील्ड को ये कैंसिल कर देंगे, और जो उस केज का अंदरूनी हिस्सा होगा वो बिल्कुल सेफ रहेगा, वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पहुँच पाएगी, यानी कि सरफेस के ऊपर ही रहेगी, अंदर नहीं पहुँच पाएगी। बिल्कुल ऐसे इसकी एग्जांपल ले लें जिस तरह जो कार की बॉडी है, ठीक है ना। अगर आप कार के अंदर बैठे हों और कार बंद हो और कार के ऊपर अगर कोई लाइट गिरती है, लाइट स्ट्राइक होती है, तो वो बॉडी के ऊपर रहेगी, कार की जो बॉडी उसके ऊपर रहेगी या टायर के ज़रिए ग्राउंड में मुंतकिल हो जाएगी, आप सेफ रहेंगे। इसी तरह अगर आप अपने मोबाइल को एक मेटल के बॉक्स के अंदर रख दें तो क्या होगा कि उस मोबाइल के पास किसी भी किस्म का वाईफाई सिग्नल्स या मोबाइल का सिग्नल नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि वो जो मेटल का बॉक्स है जिसके अंदर आपने उस अपने मोबाइल को रखा, वो जो बॉक्स है वो फैराडेज केज का काम कर रहा है। इसी तरह फैराडेज केज जो है वो आमतौर पर लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर, लैब के अंदर यूज़ होते हैं। कोई भी हमारे पास सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके पास कोई फील्ड नहीं पहुंचनी चाहिए, तो उसको हम खुले में रखेंगे तो उसके पास फील्ड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पहुंच जाएंगे, तो उसको फैराडेज केज के अंदर रखते हैं ताकि उसके पास कोई भी फील्ड ना पहुंच पाए। इस तरह जो आपका माइक्रोवेव ओवन है, ये भी एक फैराडेज केज है। माइक्रोवेव ओवन के अंदर जो माइक्रोवेव्स होती हैं वो उस केज से बाहर नहीं निकल पाती, ठीक है ना। तो मतलब इसको हम यूज़ करते हैं, तो इसका मैंने आपको बता दिया। आखिरी पॉइंट, ये दोनों पॉइंट्स को देखते हुए फैराडेज केज ऐसे मटेरियल से बनाते हैं जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, ताकि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव कर सके सरफेस के ऊपर, और उस केज के ऊपर जो फील्ड हिट होनी है, जो करंट हिट होना है, उसको कैंसिल कर सके। अच्छा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स वाला मटेरियल चाहिए। ओनली द कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ कंडक्टर ही ऐसे मटेरियल्स हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वेयर एज इंसुलेटर्स डू नॉट कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ऐसे मटेरियल्स जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना हो उनको हम इंसुलेटर्स कहते हैं, जिनमें करंट फ्लो ना करे उनको इंसुलेटर्स कहते हैं। सो द कंडक्टर्स, तो इसीलिए जो कंडक्टर्स हैं जिस तरह के कॉपर है, एल्यूमिनियम है, कैन बी यूज टू कंस्ट्रक्ट फैराडेज केज, यही फैराडेज केज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने आपको एग्जांपल्स भी दी हैं, एक और एग्जांपल ले लें फैराडेज केज की ताकि आपको इसको समझ आ जाए। फ़र्ज़ करें जब बारिश होती है तो आप रेन कोट पहनते हैं, ठीक है, बारिश से बचने के लिए। तो रेन कोट क्या करता है, जितनी भी बारिश के कतरे गिरते हैं वो रेन कोट के ऊपर से ही नीचे गिर जाते हैं, यानी आपका जिस्म जो है वो गीला नहीं होता। तो ये भी हमारे पास फैराडेज केज भी एक इलेक्ट्रिकल रेन कोट है, यानी इसके ऊपर अगर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी गिरेगी ना तो इसके ऊपर से ही नीचे ट्रांसफ़र हो जाएगी, यानी जो अंदर अंदर जो ऑब्जेक्ट है, इस केज के जो अंदर ऑब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रिकल रेन से, बिजली के झटके से, इलेक्ट्रिक फील्ड से, मैग्नेटिक फील्ड से वो महफूज रहेगा। तो इसको यूज़ करते हैं।
तो अब आप को ये समझ आ गया होगा, आपने इसी तरीके से पेपर में लिखना है। पहले हेडिंग दें, शॉर्ट फॉर्म में आंसर लिखें, फिर रीज़न दें, 3 पॉइंट्स लिख दें। तो इतना मटेरियल लिखना पड़ता है क्योंकि आप जानते हैं 11th क्लास है, 11th क्लास के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन में फुल मार्क्स देने के लिए जो मटेरियल रिक्वायर है, जितना चाहिए होता है, मैं आपको उतना ही यहाँ पर लिखवा रहा हूँ। तो इसीलिए जो हमारे ये लेक्चर्स हैं, ये आपके लिए बहुत कीमती है। अगर आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन में फुल मार्क्स लेना चाहते हैं, तो आप हमारे इन लेक्चर से ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर करें ताकि वो भी शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर फुल मार्क्स ले सकें। जो आपकी हैंड बुक्स होती हैं, उनके ऊपर इतना आंसर नहीं होता जितना शॉर्ट क्वेश्चन में फुल मार्क्स हासिल करने के लिए रिक्वायर होता है, उनके ऊपर इतनी हेडिंग्स भी नहीं होती, ठीक है? तो ये इन लेक्चर को बनाने के लिए, ये मटेरियल इकट्ठा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।